लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। जो समाज में विभाजन किया ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर भारत में पिछड़ों और दलितों प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ हमारे दलित वर्ग है ना, कुछ मध्यम वर्ग है ना, जो असंतुष्ट है। अगर मान लो उनको न्याय नहीं मिलता शुरू से अभी तक, तो क्या होता, आज सबके सब बिखराव की स्थिति पे होते, यानी सब एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया और इनके देश को मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। इनकी देश में मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समर सत्ता और सामंजस्य स्थापित हुआ। कहता है कि पुनः बेल्जियम में भी सभी समुदाय के हितों को सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी जितना भी समुदाय था ना उसके देश में, उन सबको एक उचित स्थान दिया गया, प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिलों को न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जा रहा है। श्रीलंका जो है ना हमारा देश, वहाँ पर कुछ तमिलियन रहते हैं, ठीक है, तमिल जो बोलने वाले होते हैं उनको तमिल वाला बोल देता है। सब भाषा के आधार पर द्वारा चेंज किया जाता है सबका नाम। तो उनके क्या किया, उनके न्यायपूर्ण मतलब उनके जो उनका कुछ अगर मान लो ना कोई उद्देश्य है, कोई मतलब कि कोई चाहत है, कोई उम्मीद है सरकार से, तो उस उम्मीद को ये लोग पूरा नहीं करता, मतलब उनके साथ न्याय नहीं करता। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाते हैं। ताकत के दम पर एकता मतलब वही है कि जब तक ताकत दबा कर रखे हैं, सबको लगा रहे कि हम एक हैं, लेकिन जैसे ही ताकत खत्म होगा वापस वो स्थिति तो आ ही जाएगा। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? देखो, लोकतंत्र में तो समाज एक साथ रह के प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, लेकिन सबके मत अगर एक ही हो जाए, सबके मत मतलब एक ही हो जाए, तो अपने विचारों को लोग मतलब क्या कहें, इसमें तो बिल्कुल ऐसा है ना, इस टॉपिक को समझाने के लिए मान लो कि सब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और अगर इनके जो जाति धर्म का विशेष जो भी है, तो क्या इनकी जो अपेक्षाएं होंगी सरकार से, देश से, क्या एक ही हो सकती है? कहीं ना कहीं इनका बंटवारा होता है अपने जाति को लेकर। ये एक मतलब है ही नहीं। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजनों और अभिव्यक्ति एक विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान बनाने का प्रयास करते हैं। अगर सबका मत एक होता ना, तो ये जो इतनी पार्टियां बनी हुई ना, कांग्रेस, भाजपा, राजद, लोजपा, जो भी पार्टियां बनती ही नहीं ना, कहीं ना कहीं विचारधाराओं में अंतर आता होगा, कहीं ना कहीं लोगों में भेदभाव का अंतर आता होगा, कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तभी ये नई पार्टियां बनती हैं। अब सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप, जब लोग जाति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, लिंग तो तुम्हारा स्त्री पुरुष का हो जाएगा, स्त्री पुरुष का। सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियां में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। जाति राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। एक तरफ राजनीति में जाति विभिन्नता और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की गई है। अगर जाति व्यवस्था तो हमारे भारत में कब से, बहुत दिनों से, सालों से, जब तक राजा था तब से हो रहा है। लेकिन इस व्यवस्था में
पहले क्या था कि सबको समान अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अब हमारे देश में क्या है, सबको समान अधिकार का प्रावधान बना हुआ है। तो अगर मान लो कोई जाति विशेष का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है उनके विकास के ऊपर, कार्य के ऊपर, तो अब वो चीज़ में भागीदारी ले सकते हैं राजनीति में अपना, और अपना जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे राजनेता लोग हैं जो खासकर जाति के नाम पर ही आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति करना लोकतंत्र के शुभ इसलिए नहीं होता ना कि हमारे राज्य में, हमारे देश में हर तरह की जातियाँ, अगर तुम एक ही जाति विशेष के ऊपर ज़्यादा बात करोगे तो बाकी जो जातियाँ हैं वो भी अपने ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। इस तरह हर जाति अपने अपने जाति को लेकर एक प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देगा। इस तरह हमारा सामाजिक विभाजन हो जाएगा। देश एक तो रहेगा लेकिन सामाजिक रूप से अलग अलग रहेगा। अब जातिगत असमानता है। दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। दुनिया भर में क्या है, समाज में सामाजिक असमानता है और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विभाजन। हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसमें दिखेगा कि तुमको जो पहले था ना कि जो जिस जाति का है वो उसी जाति के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। पहले श्रम विभाजन हो चुका था उनके जाति के आधार पर। तो भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का जो आधार है वंशानुगत है। मतलब कि अगर तुम्हारा जो जिस जाति में जन्म लिए हो तुम्हारा पेशा वही जाति में रहेगा, तुम अपने जाति से बाहर कोई काम नहीं कर सकते हो। यानी आपका पेशा पहले से निर्धारित रहेगा। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 100 में वो चला जाता है। मतलब आपका बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसको एक नाम पड़ गया कि फलना के बेटवा है, फलना जाति है उसका, ठीक है। अब फलना जाति है तो दिमाग में सेट हो जाता है, फलना जाति तो फलना काम करता होगा। यह व्यवस्था जब स्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन की अतिवादी रूप कहलाता है, जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, स्वकृति रीति रिवाज से भी हो जाती है। जैसे कि हर जाति का अपना अपना एक रीति रिवाज भी होता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग अपना जाति का विभाजन कर सकते हैं, अब करते भी रहते हैं। तो इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों की एक या मिलती जुलती पेशा होता है। तुम देखे होगे कि मान लो कोई समझ रहा है, कोई एक जाति है, ठीक है, तो उसका जितना भी समुदाय होगा ना उसी जाति का, देखोगे एक ही पेशा से सब जुड़ा हुआ है। तो इनकी बेटे बेटियां की शादी आपस के समुदाय में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। शादी ब्याह का देख लो, एक एक जाति जो होता है ना उसी में करेगा सब। अन्य समुदाय में इनके संतानों की शादी ना तो हो सकते हैं और ना ही करने की कोशिश करते हैं। अब सोचोगे ना कि कोई और कास्ट में इसको ब्याह कर दें, शादी कर दें, तो नहीं हो पाता है। होता भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब। महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन और सामुदायिक आयोजन में अपने समुदाय के साथ एक पांत में बैठ कर, वो नहीं होता शादी ब्याह में एक पांत में बैठ के खाना खाता है, सब भोजन करते हैं। एक पांत का मतलब एक कतार में बैठ के खा लिया अपना। तो कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि अगर इस एक ही समुदाय के बेटा या बेटी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेते हैं तो उसे पांत से काट दिया जाता है। पहले का समय था, मतलब कि तुम्हारा बेटा बेटी कहीं और शादी कर लिया, ठीक है, तो तुमको जात से बाहर कर देगा, ठीक है। अब कहेगा तू कुजात हो गया है, तो अपना हमारे जात का नहीं है, कुजात हो गया, फलना का शादी किया तो अब तुम हमारी जाति में नहीं आएगा। तो कहीं कहीं सामाजिक पता ऐसा भी है कि मान लो तुम मध्यम वर्ग के जाति में आते हैं, अब तुम कोई उच्च जाति से शादी ब्याह कर लिया तुम्हारा बाल बच्चा, तो वहाँ पर थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाता है। जायद हो ब्राह्मण की लड़की है, जायद हो राजपूत की लड़की है, मतलब कि बड़ी जाति का अगर बेटी बेटा है ना तो लोग आपको अलाउ कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा जाति के बेटा था बेटी था, ठीक है। वहीं अगर तुम छोटे जाति से करते हो तो अरे फलना के बेटा फलनी लड़की से शादी कर ले, इस तरह से करके उसको अपने जाति से बाहर कर देता है, ठीक है। कुजात टाइप का उसको संज्ञा दे देता है, मतलब जाति से तुमको बाहर कर देगा एक तरह से। पांच में बैठो बुलावे नहीं करेगा, पांच से बाहर करने का मतलब तुमको बुलावे नहीं करेगा, कहेगा कि तू हमारे जात के नहीं है, कुजात हो गया। तो अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में
वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार को समुदाय से निष्कासित भी कर दिया जाता है। समझा? निष्कासित मतलब हमारे जात में नहीं है, बता बाहर करो। मतलब ना तो तुमको कोई शादी में बुलाएगा, ना कोई पार्टी में बुलाएगा, कोई समारोह होगा तो नहीं बुलाएगा, सब सीधे तुमको जाति से बाहर निकाल देगा। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या है? 4 वर्ण है ना। वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में कई जातियां समाहित है, अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के क्रम में नीचे है। जैसे हम बताए थे ना, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। तो ये पायदान बना दिया गया कि ब्राह्मण है तो ऊपर रहेगा, शूद्र है तो सबसे नीचे रहेगा। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को कर्मानुसार व्यवस्था है। शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था। श्रम का मतलब ना कि ब्राह्मण का काम था ना कि आपको ज्ञान देना है, विश्व को ज्ञान से उजागर करते रहना, ज्ञान का ज्योति देते रहना है। क्षत्रिय का था कि आप जिस देश में हो उस देश की रक्षा करना, व्यवस्था करना, सुरक्षा करना, सब आपका दायित्व है क्षत्रिय का। वैश्य का था कि चलो आप इसका जो इस देश को कैसे चलाना है, ठीक है, व्यापार के नाम पे या फिर रोजगार के नाम पे, वो वैश्य का था कि चलो आप देश को सामाजिक मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम आपका है। क्षुद्र का था कि चलो आप ये देश में जो भी सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जिसमें आपको काम करना है, मजदूरी करना है, ठीक है, वो सारा काम उनको दे दिया गया। और इस तरह सब जाति 4 वर्णों में बट गया अपना। तो शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था और श्रम के अलावा मतलब श्रम कर रहा है ना, जो श्रम कर रहा है वो उसका जाति बन गया। लेकिन अब क्या है ना, जाति ही उसका श्रम बन गया कि फलना जात है तो तुम्हारा श्रम यही होगा। तो श्रम के आधार पर पहले जाति था, अब जाति के आधार पर श्रम को बांट दिया गया कि जाति है तो आपका श्रम यही होना चाहिए। शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान, शादी विवाह भी होता था। सुन रहे हो ना, पहले ही सब होता था। सिर्फ श्रम उन लोग का अलग अलग था, लेकिन शादी ब्याह सब होता था। जैसे कोई कास्ट है ना तो सब आपस में करता था पहले, परंतु कालांतर में यह व्यवस्था कठिन और अस्थायी होता गया। तो शादी विवाह एवं खान पान भी एक वर्ण तक ही सीमित रह गया, ठीक है। अब जैसे जैसे जातियाँ जो मतलब शादी ब्याह सब एक होता था, सबका अपना अपना कर्म था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, कालांतर समय गुजरा और हर जाति अपने आप को अस्थायी करना शुरू कर दिया। वो अपना शादी ब्याह जो बाल बच्चा का सब एक जाति में करना शुरू कर दिया। मतलब अब सब अपना अपना बंटवारा कर दिया शुरू। पुनः एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई जो समुदाय का अतिवादी व्यवस्था है। मतलब एक ही वर्ण में बहुत सारा जाति हो गया फिर, जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। तो पुनः इन जातियों में उपजातियाँ भी बनाई जाने लगी, मतलब जाति में भी उपजाति। यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के जातिगत व्यवस्था का नकारात्मक पहलू है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है। वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है। मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय को तो मान लो कि बढ़िया भी था, ठीक है, लेकिन वैश्य और शूद्र का बता रहा है कि उसका जो स्थिति था, सामाजिक स्थिति बहुत ही मतलब कि कमज़ोर था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति सुविधाजनक है। भारतीय समाज पूर्ण रूप से अगड़े और पिछड़े जातियों में विभाजन हो गए, ठीक है। तो हमारा जो समाज था, भारतीय समाज कितने हैं, तो अगड़ा जाति और पिछड़ा जाति में बट गया था, विभाजित हो चुका था। तो राजनीतिक सत्ता की बागडोर पूर्व में आज भी उच्च जातियों के हाथ में रही है। यही बात हम दोहरा रहे हैं कि पहले जो था ना, हमारा जो राजनीति की जो व्यवस्था थी, जो राजनीति में जो भागीदारी थी, सबसे ज़्यादा किसकी थी? उच्च जातियों की थी, बड़ी जातियों की थी। तो इन समुदाय के लोगों ने सत्ता में संतोषजनक हिस्से की भागीदारी बने, परंतु वर्ण के निचले पद क्रम पर उपस्थित जातियाँ अत्यंश, जिसको बोलते हैं ना अत्यंश, मतलब जिसको तुम अछूत जिसको बोलते हैं। अछूत किसको बोलते हैं? जिसको छूना मना। ऐसी जातियाँ हैं ना जिनको तुम छूना पसंद नहीं करोगे, मतलब पसंद करने वाला ना, उनको छूना है तो आपको एक तरह से क्या कहें, अछूत जो होता है ना, एक सामाजिक व्यवस्था थी पहले, उसमें होता है कि आप बचते हो किसी को छूने से, उसके पास रहने से, उससे बतियाने से। अभी वो व्यवस्था है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले में, लेकिन नाम नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आप उससे कोशिश करते हो कि आप उससे छूछाड़ ना कर सको, बात ना कर सको, ठीक है।
कई ऐसी जातियाँ अभी भी हैं जिनके से तुम अभी तक छूना पसंद नहीं करोगे उनसे, कि हम उनसे छुआ जाए। तो अत्यंत समुदाय में सम्मिलित दलित जातियाँ सत्ता से पूर्ण रूपेण वंचित रही। ठीक है, ये अत्यंत फिर से बता रहे हैं ऐसी जातियाँ जिनको छूने से लोग कतराते हैं, जिन्हें छूना पसंद नहीं करते हैं। परंतु पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला और धीरे धीरे दलित जातियाँ में जागृति हुई। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परियार रामास्वामी नैयर और जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए हैं। इन महापुरुषों के प्रयास और पिछड़ी दलितों तथा वंचित समुदाय में जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने भी जाति व्यवस्था को ढाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई है। चतुर्दिश आर्थिक विकास, साक्षरता दर और शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने का आज़ादी तथा शहरीकरण का बढ़ता दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कमजोर किया। पता है कोई ऐसा भी है ना गांव जहां पर तुम फलना ज़्यादा अगर जाएगा ना स्कूल में पढ़ना तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, पर मैं तो पहले कारण क्या है, उनके पास इतना गरीबी होता है कि वो जाते ही नहीं है। मान लो किसी स्कूल में 2500 3-3 रुपया फीस लगता है, तो ऐसे स्कूल में तुमको लगता है कि कोई गरीब जाति का भी लोग जा सकता है वहाँ? ज़्यादातर अमीर बच्चे ही वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो गांव में भी जाति व्यवस्था को पुराने स्वरूप तथा वन व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। गांव के पश्चात शहरों में जाति व्यवस्था को पुराने स्वरूप तथा जातिगत संकीर्ण मानसिकता में तेजी से बदलाव आया है, क्योंकि शहर में एक ही मोहल्ले में कई जातियों के लोग बसते हैं, है ना। पड़ोसीपन की भावना के कारण उनके विचार में ज़्यादा उदारता पनपने लगती है, क्योंकि पड़ोस में है तो देखोगे तुम्हारे पड़ोस में एक ही जाति नहीं, अलग अलग बहुजाति रहते होंगे। खान पान तो निश्चित रूप से जातीय समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले के वासियों में पारिवारिक आयोजन तथा अन्य अवसरों पर पूरे मोहल्ले में सभी व्यक्ति एक साथ एक पांच भोजन करने से नहीं हिचकते। तुम देखे होगे शहरों में जाकर कि अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं। अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक शादियों पर समुदाय में आचरण नहीं होता। ठीक है, अब शहरों में क्या होता है ना कि दूसरे धर्म के लोग भी शादी ब्याह कर लेते हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होता कि कर लिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर गाँव में करोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा नाम तो खराब होगा करेगा, तो वो जातियों से बाहर कर देगा। होटल, ट्रेन या बस में एक साथ बैठ कर सफ़र करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। तुम्हारे बस के बगल में कौन सीट के बगल बैठा है, टेम्पो में कौन सट के बैठा है, तुमको पता होता है कौन जाती है, लेकिन जाते नहीं बैठ के। लेकिन वही चीज़ अगर तुमको पता रहेगा ना कि फलना जात के बैठा हुआ है तो कतराओगे। तो हमारे संविधान के 3 भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। तो अगर तुम जातिगत कोई विशेष कार्य करते हो, जैसे कि नहीं होता कि हम उसके साथ इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि वो दलित जाति का है, नीच जाति का है, तो तुम पे इसके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है, कि तुम भेदभाव करते हो। तो कहता है संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपनी इच्छा से पेशा का चयन कर सकता है। यानी जाति विशेष नहीं रहेगा कि तुम्हारा पेशा कि तुम जिस जाति को वही पेशा अपनाओगे, नहीं, तुम अपना पेशा चुन सकते हो। अपना धर्म भी तुम चुन सकते हो, पता है, तुम धर्म भी बदल सकते हो, पेशा भी बदल सकते हो, अब तो लिंग भी लोग बदल सकता है, बहुत तरह का चीज निकल गया। संविधान में उपस्थित उल्लेखित जाति भावना का निषेध करने वाली व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने नीतियाँ बनाई तथा छुआछूत की भावना को आपराधिक घोषित किया। ठीक है, अगर छुआछूत का तुम्हारे अंदर भाव है तो एक आपराधिक घटना माना जाएगा इसको, कि तुम अपराध कर रहे हो। तो अब तुम ये चीज़ भले तुम समाज के बीच में ये सब बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम यही चीज़ सार्वजनिक रूप से बोलते हो, मतलब कि दिखा के कि देखो हम ये सब मानते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये चीज़ को बढ़ावा देते हैं, तो तुम पे कार्रवाई हो सकता है। तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। देखो लिख दिया ना, दंड का प्रावधान है। तो अगर व्यक्तिगत तौर पे कुछ करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सामाजिक रूप मतलब दिखाने लग जाओगे कि हम ये करते हैं, तो तुम पे कार्रवाई हो सकता है। फिर भी भारत में जाति प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन नहीं हो सका है।
अधिकांश शादी विवाह अपने जाति में ही होता है और इसे उत्तम माना गया है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद हमारे समाज में अभी भी छुआछूत विद्यमान है। सदियों से कुछ जातियां समूह लेकर, देखो ये भी नाम लेने से डरता है लेकिन थोड़ा बहुत जानता है कि अभी भी समाज में चल रहा है छुआछूत वाला कहानी। तो सदियों से कुछ जातियां समूह लाभकर स्थिति में है, तो कुछ को दबाया जा रहा है। कुछ सशक्त जातियां पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रही है, तो जिस कारण शिक्षा में अभी भी उन्हीं का बोलबाला है। कुछ जातियां समुदाय दलित जातियां अभी भी शिक्षा से वंचित है। स्वाभाविक है कि वे पिछड़े हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में सबल जातीय समुदाय का अनुपात ज़्यादा है और इनमें जागृति भी ज़्यादा है, चूँकि जाति और आर्थिक हैसियत में निकट का संबंध है। ठीक है, अगर तुम आर्थिक रूप से मतलब अमीर हो, मतलब पैसा और धनी हो, तो तुम्हारा ज़्यादातर सेंस क्या होता है कि तुम बड़े जाति का होगा। अगर तुम गरीब हो, निर्धन हो, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो कई लोग सोचता है कि नहीं, अगर ये गरीब निर्धन है तो पक्का ये छोटी जाति का होगा। ठीक है, तब हैसियत भी तुम्हारी जाति के आधार पर तय कर लिया जाता है। अतः इनकी सामाजिक हैसियत भी अच्छी है, समाज में वर्चस्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होती कि आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। ठीक है, तो अगर तुम आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो आप बड़ी जाति के हो, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तब छोटी जाति को। जिस जाति की पहुंच विभिन्न संसाधनों पर अधिक होगा वे संपन्न हो गए, जिनकी पहुंच उन संसाधनों तक नहीं हो पाती वे जातियाँ पीछे और वंचित होगी। पुराने ज़माने में अछूत या क्षुद्र को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं होता था कि तुम अपना खेती बाड़ी करो। उनका ज़्यादातर हक पता क्या चीज़ था, हमारे यहाँ काम करना ही तुम्हारा पूरा ज़िंदगी पेशा रहेगा। तो प्राचीन काल में